बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की इससे पहले आप 28 किस्तें सुन चुके हैं। अब 29वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने तमाम मकामात और हदायत को ज़ेहनशीन किया और कागज़ को लिफाफे समेत तलब कर दिया। वापस अपने कमरे में पहुंचकर मैंने अशोक से कहा कि एक वाकिफकार अचानक मिल गया है। अगर मैंने आज रात उसके पास क़याम करने की दावत मुस्तरद कर दी तो वह खामखा शक में पड़ जाएगा, इसलिए आज मुझे छुट्टी पर ही समझा जाए। अशोक ने हस्ब तवक्को मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं रात क़याम कहाँ करूँगा। वो खुद पंजाबी था और उसे इल्म था कि बहुत बड़ी तादाद में पंजाबी कलकत्ता में मुख्तलिफ मकामात पर रोज़गार पर लगे हुए हैं और दूसरे सूबों में एक वाकिफकार पंजाबी का दूसरे से मिलना उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। अगले रोज़ सुबह मुलाकात का वादा करके मैं वहाँ से रवाना हो गया। जाने से कबल मैंने प्रकाश के नाम यहाँ से मौसूल शुदा आर्डर और हालात लिखकर ख़त पोस्ट कर दिया था, जिसमें उसे कह दिया था कि माल बजरिया बिल्टी भेज दे, मैं मकामी मार्केट में देकर पैसे वसूल कर लूँगा और वापस आ जाऊँगा। मुझे मालूम था कि इस अमल में कम अज़ कम 10-15 दिन लगेंगे और इतने अरसे की मोहलत ही मुझे दरकार थी। पूनम को मैंने अलहदा ख़त लिखा था जिसमें बाबूजी से मुतल्लक की जाने वाली जाली कोशिशों की रुदाद सुनाई थी, उसकी जुदाई का रोना और जल्दी वापसी का वादा। जिस शिद्दत से वो मेरी मुंतज़िर थी मुझे उसका एहसास था। मैंने उसे माता और मौसी जी का दिल बहलाए रखने को ख़ास तौर से लिखा था कि मेरी गैर मौजूदगी में उसे गुमसुम रहकर घर वालों को परेशानी में मुब्तला नहीं करना। शाम तक का वक्त मैंने अपने टारगेट से मुतल्लक मकामात के तफसीली मुताले में बसर किया। फरार के मकामात का भरपूर जायज़ा लिया और रात को करीबन 10 बजे मैं साहिल समंदर के नज़दीक एक मखसूस मकाम पर दुबका आने वाले हालात का मुंतज़िर था। मैंने सादा लिबास जेब तन कर रखा था और अंधेरे का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। वैसे भी ये ढलते चांद की रात थी। समंदर में बहुत दूर कहीं कहीं मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों की रोशन बत्तियां किसी थाल में रखे नन्हे से दिए की मानद दिखाई देती थी। ये इलाका बंदरगाह से कुछ ज्यादा दूर नहीं था और किसी भी वक्त साहिली मुहाफजों के इस तरफ निकलने के इम्कानात भी मौजूद थे। ठाठे मारते समंदर की पुरशोर लहरें मुझसे चंद गज के फासले पर साहिलों से सर टेकती झाग उड़ाती वापस अपने पानियों में गर्क हो रही थी। मैं लहरों पर नजरें जमाए बैठा था जहां से हिंदुस्तान का माजी उभरता डूबता और मेरे जहन को मुख्तलिफ धारों पर बहाता ले जा रहा था। कभी तो मेरे तसव्वुर में मुसलमान मफ्तूहों के वो बहरी बेड़े उबरते जो इन्हीं सरकश मौजों को चीरते समंदरी तूफानों से टकराते हजारों मील का फासला तय करके यहाँ आए और ब्राह्मणों के गरूर को पांव तले रोनते इन्हीं साहिलों से आगे बढ़कर सारे हिंदुस्तान पर छा गए। उनकी शमशीर जहांगीर कुछ अंदाज से जहादाद हुई कि बुत सनम खानों में सहम सहम गए। समंदरों की लहरों ने उनकी अजमतों को खराजे अकीदत पेश किया। आहन पोश लश्करियों के सलाब उनकी मुजाहिदाना यलगार से यूं डर कर भागे जैसे सूरज की तेज शुआएं अंधेरों को पलट जाती हैं। बुलंदो बाला और मजबूत किले उनके जिगर शिगाफ नारों से दहल गए। नखूत और गरूर तकब्बुर के बड़े बड़े लात मनात उनके जज्बों की शिद्दत से जमीन बोस हो गए। उन्होंने महाभारत का तिलिस्म पाश पाश कर दिया था और काली के खूनखार पुजारियों को वो सबक सिखाया कि उनकी झूठी तारीख को उनके जोम समेत गर्क होना पड़ा। तस्वीर का अगला मंजर बदलता तो ईसाई राहबों के बहरी कलकत्ता आज फिर चाणक्य के खूनखार भेड़िए उन्हीं साहिलों से उठ कर पूर्व पाकिस्तान की तकद्दुस मुआब धरती का रुख कर रहे थे। लहू की चाट उनको कुशा कुशा इस तरफ बहा ले जा रही थी। करीबन 2 घंटे मुझे यहाँ होने को आए थे। मैं बार बार बेताबी से अपने हाथ पर बनी घड़ी की सुइयों का जायजा लेता रहा और दोबारा मेरी नजरें समंदर के पुरशोर लहरों पर मोहित हो जाती। 2 घंटे के सब्र आजमा इंतजार के बाद उम्मीद की किरण अंधेरे में उस टार्च की रोशनी बनकर उभरी जो एक स्टीमर से जो साहिल से आ लगा था चमकी थी। यह स्टीमर सिर्फ उस लिहाज से था कि उसमें एक इंजन फिट था, वरना तो किश्ती ही थी और मेरे ख्याल के मुताबिक आने वालों ने उसका इंजन कुछ फासले पर ही बंद कर दिया था और वो उसे चप्पू और लहरों की मदद से यहाँ तक लाए थे। टार्च की सब्ज रोशनी 3 बार वक्फे से जलकर बुझी थी। मैं धड़कते दिल से अपनी जगह से बाहर निकला और साहिल पर पहुंचकर जवाब में वही सिग्नल दोहरा दिया। सिग्नल मौसूल करते ही मैंने स्टीमर को किनारे की तरफ बढ़ते देखा। मैं वही साहिल समंदर पर जमीन से चिपका आने वाले वाकयात का मुंतजिर था। अंधेरे में एक साय को मैंने अपनी तरफ बढ़ते देखा। मेरे दाएं हाथ में पकड़े पिस्तौल के दस्ते पर मेरी गिरफ्त कुछ और मजबूत हो गई। नवार ने यह एहसास होते ही कि वो मेरे करीब पहुंच चुका है तेज सरगोशी में कोड वर्ड दोहराया। जवाब में मैंने भी जमीन से उठते हुए उसे मखसूस जवाब दिया। अब हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। मेरी तरह उसने भी अपना चेहरा कुछ इस तरह छुपा रखा था कि सिवाय हमारी आंखें या माथे के कुछ हिस्से के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक मर्तबा फिर हमने कोड वर्ड्स का तबादला किया और मुतमिन होते ही आने वाले ने अपनी जैकेट में हाथ डालकर एक सर बमोहर
لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے لفافہ وصول کرتے ہی اسے اپنی جیکٹ میں محفوظ کر لیا۔ ابھی بمشکل ہم نے یہ عمل مکمل کیا تھا کہ فضا میں اچانک بوٹس کے انجنوں کی زوردار آواز گونج اٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سمندر میں اس جگہ سے کچھ فاصلے پر کھڑے جہاز کی اوٹ سے 2-3 تیز رفتار بوٹس بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھتی نظر آئیں۔ خدا حافظ، میں نے اپنی ساتھی کی پیٹھ پر تھپکی دی، گڈ لک۔ اس نے بھی جواب میں وہی عمل دہرایا۔ اس کے ساتھ ہی میں اندھیرے میں رینگ گیا۔ ابھی وہ مشکل چند گز ہی بھاگ پایا تھا کہ میرے عقب میں نیوی کی گشتی گن بوٹ پر نصب ایمپلیفائر سے ہالٹ کی آواز گونجی۔ اس کے ساتھ ہی میرے تعاقب میں سرچ لائٹ کی تیز روشنی بھی لپکی۔ ہالٹ کی گونجدار آواز کا گلا فائرنگ کی آواز سے ٹوٹا۔ میرے دوست شاید ساحل پر پوزیشن لے کر انہیں آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ اسی طرح اصل میں دو مجھے یہاں سے نکل جانے کا موقع فراہم کر رہے تھے۔ فائرنگ کی آواز کے ساتھ ہی اگر میں بھاگتا بھاگتا زمین بوس نہ ہو جاتا تو گن بوٹس کی طاقتور مشین گنوں سے میرے تعاقب میں آنے والی گولیاں مجھے چاٹ جاتی۔ میں نے انہی ساحلی جھاڑیوں میں چھلانگ لگائی تھی جن میں کچھ دیر پہلے میں چھپا تھا۔ اندھیرے میں سرخ شعلے ایک قطار کی صورت میں سر سے کچھ اوپر بائیں دائیں گزرتے مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میرا دل اپنی تیز ترین دھڑکنوں کے ساتھ جانے کیسے ابھی تک میرے پہلو میں موجود تھا۔ کانوں میں فائرنگ کی زوردار آوازوں سے زیادہ شوں شوں اور شائیں شائیں گونج رہی تھی جو عموماً ایسے ماحول میں دل و دماغ کو گھیر لیتی ہے۔ ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ رہی تھی، لیکن یہ ساری وقتی کیفیت تھی اور جو صرف چند لمحوں کے لیے مجھ پر طاری ہوئی، اور جب چند سیکنڈ بعد میرا ذہن بیدار ہوا تو سب کچھ خلاؤں میں کھو گیا۔ اب میں تھا اور میری جولانیاں، میری شریانوں میں انگارے تڑپنے لگے تھے۔ خطرے کے احساس نے ساری توانائیاں جمع کر کے مجھ میں سمو دی تھی۔ میری آنکھیں آگ اگلنے لگی تھی اور جسم میں ایسی پھرتی سما گئی تھی جیسے حملے کے وقت چیتے میں سما جاتی ہے۔ جھاڑیوں کی اوٹ میں لڑکتا، کروٹیں بدلتا، اٹھ اٹھ کر بیٹھتا اور بیٹھ بیٹھ کر اٹھتا، میں بمشکل 3-4 منٹ کے بعد ان کی رینج سے نکل چکا تھا یا کم از کم اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ اٹھ کر تیز رفتاری سے بھاگ سکوں، اور اگلے چند منٹوں میں دیوانوار اپنے ذہن میں حفظ شدہ ایک سمت کا تعین کر کے بھاگ رہا تھا۔ اسی اثنا میں کچھ سائے بھی مجھے اپنے دائیں بائیں بھاگتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ وہی دوست تھے جو اپنا سٹیمر پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ میری سماعت بھاگتے بھاگتے ایک زوردار دھماکے کی آواز سے لرزی اور میں لڑکیاں کھا کر گر پڑا۔ یہ اس ٹائم بم کا کرشمہ تھا جو میرے ہمراہیوں نے اپنے سٹیمر میں نصب کر رکھا تھا۔ ایسے ٹائم بم گھیرے میں آ جانے کی صورت میں اسمگلر اپنی لانچوں اور سٹیمر سے بھاگتے بھاگتے ان میں نصب کر دیا کرتے ہیں تاکہ بحریہ یا پولیس کو ان کے خلاف کوئی شواہد ہاتھ نہ آ سکیں۔ ان لمحوں میں جب کوئی اچانک گھیرے میں آ جائے عموماً ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اور ہر شخص سوائے اپنی جان بچانے کے اور کسی بات کی فکر نہیں کرتا۔ ایسے حالات میں اپنے حواس قائم رکھنا اور بم نصب کرنا جان جوکوں کا کام ہے، لیکن ایسے جانبازی کے مظاہرے کلکتہ کے ساحلوں پر اسمگلروں کے ہاتھوں انجام پا جاتے ہیں، جبکہ میرے ساتھی بہرحال ان سے افضل تھے۔ میں سنبھل کر اٹھا اور دوبارہ اسی سمت میں بھاگنے لگا۔ زوردار دھماکے کی آواز نے مشین گنوں کی چیخم دہاڑ تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر دی تھی۔ اس مرتبہ جب دوبارہ انہوں نے چلانا شروع کیا تو ان کی آواز میں وہ پہلے والا غیظ و غضب نہ تھا۔ مدم پڑھتے پڑھتے قریباً 10 منٹ کے بعد ان پر سکتہ طاری ہو گیا، لیکن میری رفتار میں ابھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میں اسی تیزی سے دوڑ رہا تھا جس سے میں نے سٹارٹ لیا تھا۔ قریباً 20 منٹ تک دوڑنے کے بعد میرا جسم پسینے میں بھیگ گیا اور میں بری طرح ہانپنے لگا۔ تحفظ کا احساس ہوتے ہی میں نے اپنی رفتار کم کر دی، لیکن رکا نہیں۔ میں نے اب بھاگنے کی بجائے چلنا شروع کر دیا تھا اور اس سڑک تک آ پہنچا تو جو شہر کی طرف جا رہی تھی۔ قریباً 5 منٹ کے بعد میری بے قابو سانسیں سکون آشنا ہوئیں۔ سڑک کے کنارے سے ہٹ کر میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس پوائنٹ پر پہنچ کر جو میرا مقصود تھا، میں نے اس لفافے کو ڈیڈ ڈراپ کر دیا۔ امانت کو محفوظ طریقے سے منتقل کر دینے کے بعد میں خود خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ کلکتہ دن کو سوتا اور رات کو جاگتا ہے، اس سنے سنائے فکرے کی آج عملی تفسیر دیکھنے کو ملی۔ حالانکہ وہ سڑک جس سے میں گزر رہا تھا اتنی اہمیت کی حامل نہیں تھی، پھر بھی ہر 8ویں-10ویں منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی سواری اس پر سے گزر رہی تھی۔ ان میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جو سر شام اس ساحلی علاقوں میں بنی کلب نما تفریح گاہوں کا رخ کرتے اور رات کے دوسرے پہر جب شراب اور شباب کی تباہ کاریوں سے نڈال ہو جاتے تو اپنی اپنی کمین گاہوں کو واپس پلٹتے تھے۔ ان میں زیادہ تعداد بدکماش اور سمگلر ٹائپ لوگوں کی ہوتی تھی۔ مجھے پیدل چلتے اب 1.5-2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے اور شہر ابھی خاصا دور تھا۔ اب سڑکوں پر پیدل لوگ بھی ٹکرانے لگے تھے کیونکہ میں اس علاقے میں داخل ہو چکا تھا جہاں عموماً ملاحوں کے لیے شراب خانے بنے ہوئے تھے۔ ایک بار کے سامنے جا کر میں ٹھہر گیا۔ باہر لٹکے سائن بورڈ سے یہی دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی شریفانہ قسم کی بار ہے، لیکن اندر گھستے ہی اپنی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا۔ میں یہاں محض اس لیے آ گیا تھا کہ چند منٹ بعد جب باہر نکلوں تو میرے پاس
पूछ गछ का जवाब मौजूद होगा, लेकिन अब लेने के देने पड़ गए थे। ये बार किसी दादा की जद में आई हुई थी और उसके गुर्गे मुख्तलिफ कोनों में डेरे जमाए बैठे थे। करीबन हर दूसरी मेज पर जुआ हो रहा था। मैं अंदर दाखिल होते ही कुछ परेशान सा हो गया और चारों तरफ खामखा चोर नजरों से देखने लगा। दाखिले से पहले मैंने अपनी वज़ाकता मुकामी लफंगों जैसी बना ली थी। मेरा गिरबान सामने से खुला था और गले में एक सुर्ख रंग का रुमाल बंधा था। ऐसे हुलिये में ही ऐसी जगहों पर जाया जाता है, लेकिन यहाँ एक भूल मुझसे हो गई जो मेरा ज़हन इस बात की तरफ न गया कि इस बार में मकामी दादा का अमल दखल भी हो सकता है, जिसके लिए मैं यकीनन अजनबी था, और किसी अजनबी गुर्गे का किसी मकामी दादा की हदूद में घुस आना ऐसी खतरनाक सरहदी खिलाफ वर्जी थी जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अबे क्या देखता है? मेरी गुद्दी पर पड़ने वाले जोरदार हाथ ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करते हुए कहा, कुछ नहीं बाबा, परदेसी आदमी है, इधर साला ऐसे ही आ गया। मैंने अपनी खिफत मिटाते हुए और करीबन डरते हुए उसे मोटे ताजे करीहा शक्ल शख्स से कहा जो मेरा मुखातिब था, क्या बकता है? दादा को गाली दिया है साला। शराब के नशे से धुत एक गुंडे ने लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अब पानी सर से ऊपर हो चुका था क्योंकि आने वाले के हाथ में वो मखसूस चाबुक नजर आ रहा था जो मकामी बदमाशों का तुर्रा इम्तियाज है। जैसे ही वो मेरे करीब चाबुक लहराता हुआ पहुंचा, मेरी दाईं टांग ऊपर उठी। कुछ तो उसकी डगमगाहट और ऊपर से मेरी जोरदार लात जिसने कनपट्टी पर लगते ही उसके 14 तबक रोशन कर दिए और चाबुक समेत उलट कर पीछे जा गिरा। बार में मौजूद बाकी लोग उस दौरान सांस रोके हम पर टिकटिकी बांधे बैठे थे। उसके गिरते ही कलकत्ता के बदमाशों के पास मौजूद एक खास वज़ाकता के चाकू की कड़कड़ाहट गूंजी और दूसरे इलमे कोने वाले मेज से दो गुंडे उठकर खतरनाक इरादे से मेरी समत बढ़ने लगे। मामला दो ही गुंडों का होता तो मेरे लिए कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ तो कदम कदम पर खतरात मौजूद थे। मैंने फुर्ती से पिस्तौल निकालते हुए ललकारा। आगे बढ़ते हुए कदम वही रुक गए। अपने पहलू में खड़े मोटे को मैंने बेखबरी में इतनी जोरदार लात लसीद कर दी कि वो लड़खड़ाता हुआ सामने रखी मेज से जा टकराया। इसी असना में मैं दरवाजे के करीब जा पहुंचा था। मैंने एक फायर बड़े से बल पर किया और मेन स्विच ऑफ करके फुर्ती से बाहर निकल गया। मेरे पीछे चीखों पुकार की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरा रुख बार के कोने में खड़ी टैक्सी की तरफ था जिसके दरवाजे से टेक लगाए एक मरियल सा ड्राइवर किसी सवारी का मुंतजिर था। बंगलावासी। मैंने उसके करीब पहुंचते ही कहा, इधर नहीं जाने का साहब। उसने बड़ी नखुसत से जवाब दिया, क्या बकता है? चलो। मैंने पिस्तौल उसकी तरफ लहराते हुए उसे दो चार गालियां बक दी। चलेगा साहब चलेगा, उसने खौफ से थरथराते हुए जवाब दिया। दूसरे लबे हम दोनों अंदर थे। खैरियत गुजरी। गाड़ी का इंजन ठीक ठाक था और पहली ही कोशिश में गाड़ी स्टार्ट हो गई। जिस वक्त ड्राइवर ने गियर बदला तो बार के दरवाजे से एक तूफान बदतमीजी जोरदार आवाज में गालियां देता नमूदार हो रहा था। खुशकिस्मती से वहां कोई सवारी नहीं थी, वरना मुझे यूं बचकर कोई न जाने देता। तेज चलो तेज। मैं पिछली सीट से ड्राइवर को धमकाता जा रहा था। वो पूरी रफ्तार से टैक्सी भगा रहा था। पुलिस की किसी गश्ती जीप से टकराव किसी भी वक्त इम्कानन था। गुंडों के ताक़ुब का खतरा भी मौजूद था। एक आबादी के नजदीक पहुंचकर मैंने टैक्सी रोकने का हुक्म दिया। उसकी तवक्कुत से बढ़कर नोट उसकी तरफ फेंके और उसे फौरन टैक्सी वहां से भगा ले जाने को कहा। ड्राइवर कभी तो नोटों की तरफ देखता था, कभी हैरानगी से मेरी तरफ। उसे मुझसे ऐसे सलूक की तवक्को हरगिज नहीं थी। शुक्रिया साहब कहकर उसने टैक्सी भगा दी। मैं बजाय आबादी में घुसने की उसकी मुखालिफ समत में चलने लगा। रात गुजारना मेरे लिए मसला बनता जा रहा था। पुलिस की नजरों से छुप छुपा कर किसी न किसी तरह मैंने वो रात बसर की और दोपहर के नजदीक अपने शरीफाना हुलिये में वापस अपनी रहाइश गाह पर पहुंच गया। दरवाजा खुला था, लेकिन अशोक के बजाय यहाँ एक और शक्ल ने मेरा इस्तकबाल किया। ये थी सजाता। कहाँ रह गए थे? उसने छुटते ही पूछा। इस बात का जवाब देना क्या जरूरी है? मैंने उसी लहजे में जवाब दिया, हाँ, और इसलिए कि हम अपने कामरेड के मुतल्लिक जानने का हक रखते हैं। मेरा ख्याल है अभी तक किसी ने मुझे प्राइवेट लाइफ के मुतल्लिक भी रोजनामचा दर्ज करवाने को नहीं कहा। मिस्टर प्रकाश, आप डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। मिस सजाता, आप मेरे फड्डे में ख्वामखा टांग अड़ा रही हैं। मैंने दोबारा जवाब दिया। चंद लम्हों तक वो टिक टिकी बांधे मुझे घूरती रही। मैं भी होंकलू की तरह मुंह फैलाए खड़ा रहा। ठीक है, अभी नए आए हो, जल्दी ही तुम्हें इल्म हो जाएगा कि सीनियर्स का एहतराम करना चाहिए। मुझे इस बात से इनकार कब है कामरेड? आप मुझे तहरीक से मुतल्लिक कोई भी हुक्म दे, मैं तामील करूंगा। मैंने एक पलंग पर बैठते हुए कहा। सजाता के साथ ऐसा सलूक शायद आज तक किसी ने नहीं किया था। वो बिगड़ी हुई रईजादी थी। घर में भी उसे हाकिम की हैसियत हासिल थी और यहाँ भी। मेरा मफरूर किस्म का रवैया और मार धाड़ से मुतल्लिक पहले से तरबियत याफ्ता होने ने उसे बहरहाल कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। कामरेड, बुरा मत मानना। उसने नरमी से मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ऑल राइट। मैंने कंधे झटकते हुए जवाब दिया। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। कहकर वो कमरे से मुलहिका रसोई में चली गई। 3 दिन तक यही मामूलात रहे। दिन को लेक्चर हजम करना पड़ते और रात को वही
ठाएं ठाएं और दूसरी तकरीब कारी की ट्रेनिंग। मार्शल आर्ट से अपनी गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार मैंने उनके सामने पहली मुलाकात में ही कर दिया था और दौरान तरबियत उनके कहने पर 3-4 मरतबा उसका अमली मुजाहरा भी किया था। सजादा के रवैये में अब खासी तब्दीली आ चुकी थी। मैंने उसकी नज़रों में अपने लिए एहतराम और मोहब्बत के मिले जुले जज्बात मोजन देखे थे। वो दूसरों को तो उस लहजे में मुखातब करती थी जिसकी वो आदी थी, लेकिन मेरे साथ गुफ्तगू करते वक्त वो संजीदा हो जाती थी। अगरचे मेरे मकामी दोस्तों ने मुतल्ला कर दिया था कि जो कांटा मेरे सीने में व्यवस्थ है उससे निजात की एक ही सूरत है, वो ये कि जैसे तैसे भी होशियाम बैनर्जी का पत्ता काट दिया जाए तो फिर मरीज के जख्म किसी हद तक मुदमिल हो सकेंगे। श्याम बैनर्जी कलकत्ता के मकामी दलालों का सबसे बड़ा खरीदार था। मशरकी पाकिस्तान से अगवा शुदा बदकिस्मत लड़कियों का सबसे बड़ा व्यापारी। वो कलकत्ता के स्टॉक एक्सचेंज का प्रेसिडेंट भी था और महासभाई गुंडों का मकामी सरबराह भी। वो भारतीय हुकाम की मदद से कोड़ियों के मोल इस माल का सौदा करता और फिर उन बदबख्त लड़कियों को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से मशरकी वुस्ता की मंडियों में फरोख्त करता। उस काम में महासभाई गुंडे अपने सरबराह का पूरा साथ देते और वो मुक्ति बहानी से मिलकर उस कारोबार में माकूल मुनाफा कमा रहा था। इस तरह हासिल शुदा आमदनी का आधा हिस्सा मशरकी पाकिस्तान की तकरीबी कार्रवाइयां सरंजाम देने वालों को देकर वो हुकूमत का कुर्ब भी हासिल कर चुका था। दौलत और इज्जत हासिल करके उसने हुकूमती अवानों में अच्छी खासी वाकफियत हासिल कर ली थी, जिससे कई पुलिस वाले उसका पानी भरने लगे थे और वो खुद भी इंटेलिजेंस का टाउट बन गया था। अब उस तक रसाई कैसे मुमकिन थी, ये फिक्र दिन रात मुझे परेशान करने लगी और रास्ता मुझे कोई नहीं दिखाई देता था। मेरे अंदर श्याम बैनर्जी के खिलाफ नफरत का ज्वाला खोल रहा था। अगर वो जल्द ना फट जाता तो ऐसे जहरबाद की सूरत इख्तियार कर लेता जिसके हाथों मेरी रूहानी मौत वाक़ई हो जाती। मैं मोहम्मद बिन कासिम नहीं था कि उसकी तरह किसी मुसलमान खातून की पुकार पर लब्बैक कह सकता। जिंदगी ने ना इतने वसाइल दिए और ना ही वो मनसब सरफराज किया, लेकिन मेरे लाशऊर में अभी वो मुजाहिद जिंदा था। मैंने अपनी आंखों से अपने पाकिस्तान की बहू बेटियों को इस दरिंदे के हाथों नामुराद होते देखा था। मैं ये सब कुछ लाख मसलहत कोश होने के बावजूद कैसे बर्दाश्त करता। करीबन 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद हमें मिशन सौंप दिया गया। पहला मिशन नए कामरेड खुद अपने लिए मुंतखब करते थे और हाल ही में फंसने वाले दोस्तों का चूंकि मैं ही ग्रुप लीडर था इसलिए कुर्राब मेरे नाम पड़ा। उन लोगों का तरीकाकार ये था कि वो नए तरबीयत याफ्ता कामरेड से इनकलाब दुश्मन शख्सियत का इंतखाब करवाते और शख्सियत पर कौंसल में बाकायदा बहस की जाती थी। ज्यादातर उसी बात का जायजा लिया जाता था कि ये इंतखाब कहीं जाती मुखालफत का शाखसाना तो नहीं। और अभी मैं नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि सजाता हमारे कमरे में आ गई। उसके हाथों में कागजों का एक पलंदा था। वो आते ही कहने लगी, प्रकाश लो, अब आपके फाइनल इम्तिहान का भी वक्त आ गया। इम्तिहान मेरा कलकत्ता में होगा या ढाका में। मैं उसकी आंखों में जवाब तलाश करने लगा तो वो बोली, ये लो, इन कागजात पर 3 शख्सियतों के नाम दर्ज हैं। कौंसल से मैं इजाजत ले आई हूँ। अब आप बताएं कि इनमें से किस शख्सियत को आप अपने लिए मुंतखब करते हैं। मैंने कागजात उसके हाथ से ले लिए। उनमें 3 नाम दर्ज थे और एक के क्वाइफ भी उसके साथ ही कलमबंद किए गए थे। पहला नाम चेटर्जी का था, दूसरा सुभाष बाबू और तीसरा श्याम बैनर्जी। मैंने उसी नाम पर उंगली रख दी। वो हैरान होकर मुझे टटोलने लगी, लेकिन उसके बारे में ये दलील काफी थी कि वो इंटेलिजेंस का टाउट है और पुलिस वालों से साज बज करके उसने नक्सल बाड़ियों को मुसलसल जानी और माली नुकसान पहुंचाए हैं। सजाता मेरे इंतखाब पर मुस्कुराई, फिक्र न करो, इस मुहिम में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने नजरें मुझसे मिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं सोचने लगा था एक आध मूजी के मर जाने से महासभाइयों का कुछ नुकसान तो नहीं होगा। अलबत्ता पूर्व पाकिस्तान की बच्चियों की कीमत का सौदा करने वाले को सजा देकर यकीनन मैं उस दर्द का मदावा कर सकूंगा जो मेरे लिए सुहाने रूह बना हुआ है। अब मैं वक्त और दिन का इंतजार करने लगा। उसी रोज लुधियाना से ट्रक बिल्टी भी बजरिया डाक मसूल हो गई। प्रकाश ने एक लंबा चौड़ा खत भी उसके साथ ही लिखा था जिसमें उसने मुझसे इल्तिजा की थी कि मैं बिजनेस को परमात्मा के रहमो करम पर छोड़ दूं और उसके लिए नहीं तो कम अज कम पूनम के लिए ही फौरन वापस लौटाऊं। मैंने ट्रकों के अड्डे से पता किया तो पंजाब से 2 दिन के बाद माल पहुंचने की खबर मिली। मैंने प्रकाश को लिख दिया कि माल की तकसीम और बिल वसूल करते ही मैं वापस आ जाऊंगा। श्याम बैनर्जी को बम के धमाके से हलाक करने का प्रोग्राम तय हुआ। नक्सल बाड़ी अगर चाहते तो उसे गोली का निशाना भी बना सकते थे, लेकिन उनका मकसद कत्ल से ज्यादा दहशत फैलाना होता है, इसलिए अमूमन वो ऐसे ही तरीके इख्तियार किया करते थे। उसकी रहाइश कलकत्ता की एक जदीद और मॉडर्न तर्ज की कॉलोनी में थी जो समंदर के नजदीक हाल ही में तामीर हुई थी, जहां रहाइश पजीर लोगों में से कोई भी करोड़पति से
से कम नहीं था। बैनर्जी को भी दूसरे अमीर लोगों की तरह नक्सलबाड़ियों का धड़का लगा रहता था, इसलिए उसने अपनी कोठी पर खसूसी पहरे का बंदोबस्त कर रखा था। उसकी हिफाजत हुकूमत के आदमी नहीं बल्कि महासभाई गुंडे करते थे। कोठी पर 24 घंटे पहरा लगा रहता था। बैनर्जी को कत्ल करने की मुहिम की कमान सजाता को सौंपी गई थी। उसके साथ मैं और 2 मकामी वर्कर थे। हमारे पास श्याम बैनर्जी के मामूलात का रिकॉर्ड मौजूद था और ये बात हमारी स्वाबदीद पर मुनहसर थी कि हम उसे किस नाइट क्लब में मारना पसंद करते हैं या उसके दौलत खाने पर। सजाता ने मेरे साथ मशवरा करने के बाद उसके घर का इंतखाब किया था, क्योंकि निस्बतन सुनसान इलाका होने की वजह से यहाँ फरार के मौके ज्यादा थे। उसके अलावा हमारे दोनों साथी नए थे और ऐसी किसी भी मुहिम में वो पहली मरतबा हिस्सा ले रहे थे। उनसे ये उम्मीद करना कि वो भरे पूरे मजमा में कोई कारनामा कर गुजरेंगे जरा मुश्किल ही नजर आता था। श्याम बैनर्जी की वापसी करीबन 11 बजे रात को मुमकिन थी। हमारे दोनों मकामी कामरेड जरूरी साजो सामान समेत सर शाम ही वहां पहुंच चुके थे, जबकि मैं और सजाता 10 बजे के करीब एक भारी भरकम रॉयल फील्ड मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे। सजाता ने एंग्लो इंडियन लड़कियों का भेष बदल रखा था। उसके बैग नुमा बटुए में दस्ती और धुआं फैलाने वाले बम मौजूद थे। मोटरसाइकिल ड्राइविंग का कमाल मैंने उसे अच्छी तरह दिखाया था और इस सिलसिले में उसकी बेइख्तियार दाद भी वसूल कर ली थी। आबादी से कुछ फासले पर दरख्तों के एक झुंड के नजदीक हमारा एक साथी पहले से ही मुंतजिर था। उससे ताज़ा तरीन रिपोर्ट हासिल करके हमने उसे आगे भेज दिया। सजाता की हदायत पर मैंने मोटरसाइकिल को वहीं छुपा दिया था। खुद हम दोनों भी वहीं छुप कर बैठे रहे। एक खिलौना नुमा नन्ना सा ट्रांसमीटर हमारे पास मौजूद था, जिसकी रेंज बमुश्किल 15-20 मील तक थी।